प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी या प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में संरक्षण नामक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में देखा था कौन कौन सी संरक्षण की प्रमुख विधियां अपनाई जाती हैं विश्व के देशों द्वारा, और भारत किन विधियों पर प्रमुखता से जोर देता है। अब हम ये देखेंगे कि संरक्षण के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। जैसा हमने बात की थी कि संरक्षण की जो विधि है उसको प्रमुख रूप से अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक लिस्ट और हेनरी चार्ल्स चेरी के द्वारा बताया गया था और इन्होंने ही विश्व में इसे फैलाया था। तो विभिन्न विधियां जो हमने देखी थी उन विधियों को भी इन्हीं के द्वारा बताया गया था। अब हम ये देखते हैं कि संरक्षण के पक्ष में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, जिनको हम संरक्षणवादी भी कहते हैं या प्रोटेक्शनिस्ट्स कहते हैं, उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। संरक्षण के पक्ष में तर्क या आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन। कई तर्क दिए गए हैं, अनेक तर्क दिए गए हैं संरक्षण के पक्ष में, और अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम इनको 3 समूहों में बांटकर अध्ययन करेंगे, 3 भागों में बांटकर इनको अध्ययन करेंगे, 3 वर्गों में बांटकर इनका अध्ययन करेंगे। पहले वर्ग में हम रखेंगे आर्थिक तर्क, दूसरे में गैर आर्थिक तर्क और तीसरे में मिथ्या तर्क। अब हम विस्तार से देखते हैं और समझते हैं कि क्या तात्पर्य है इनका आर्थिक तर्क, गैर आर्थिक तर्क और मिथ्या तर्क। सबसे पहले आर्थिक तर्क। इसमें सर्वप्रथम जो तर्क दिया गया है, आर्थिक तर्क सारे ही निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, आर्थिक विकास पर प्रभाव, उद्योगों पर प्रभाव इत्यादि से संबंधित है और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले आर्थिक तर्क दिया गया है शिशु उद्योग तर्क या इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। इसे अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1870 में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था और इस तर्क को फ्रेडरिक लिस्ट ने 1885 में लोकप्रिय बनाया। सबसे पहले तो ये जाने कि शिशु उद्योग किसे कहते हैं। शिशु उद्योग वे होते हैं जो नए नए प्रारंभ किए गए होते हैं और वे इतने परिपक्व नहीं होते कि विकसित तकनीक से स्थापित विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता कर सकें। शिशु उद्योग तर्क इस मान्यता पर आधारित है कि जिस उद्योग अथवा उद्योगों के ग्रुप को संरक्षण प्रदान करना है उनसे देश को अदृश्य तुलनात्मक लाभ होता है। इसलिए तर्क यह दिया जाता है कि यदि उद्योगों को उनकी शैशव अवस्था में विदेशी उत्पादकों से नहीं बचाया जा सकता है तो वे तुलनात्मक लाभ उठाने के लिए विकास नहीं कर सकेंगे। अतः आवश्यक है कि वे इष्टतम आकार तक विकसित हों ताकि अत्यधिक दक्षता तथा प्रतियोगिता पूर्वक उत्पादन कर सकें। शिशु उद्योग तर्क घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। इस तर्क के समर्थकों का मानना है कि शिशु उद्योगों को थोड़े समय के लिए ही संरक्षण की आवश्यकता होती है। जब वे विकसित होकर विदेशी उत्पादकों से प्रतियोगिता करने में सक्षम हो जाए तो संरक्षण उनसे वापस लिया जा सकता है। जैसे बच्चा होता है छोटा, उसी तरह से शिशु उद्योग भी छोटे बच्चे की तरह है कि छोटे बच्चे का या शिशु का शुरू में पालन करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए कहावत है, शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो और वयस्क को स्वतंत्र कर दो।
और यही इन उद्योगों पर भी लागू होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक एक उद्योग विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला करने की क्षमता प्राप्त नहीं कर लेता है, उसे संरक्षण देते रहना चाहिए, परंतु जब वह प्रतियोगिता करने में सक्षम हो जाता है तो उस पर से संरक्षण हटा लेना चाहिए। परंतु ऐसा अनुभव है कि जब एक बार किसी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उसे शिशु ही रहना पसंद करता है। जैसे यदि हम शिशु को पालते समय भी ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं तो फिर वो कभी भी वयस्क बनना ही पसंद नहीं करता, उसे अच्छा लगता है शिशु बने रहना। तो ये जो संरक्षण है उद्योग को एक बार देते हैं तो वो बिगड़ भी सकता है और वह हमेशा ही संरक्षण चाहने लग जाता है। और इसीलिए बहुत से अर्थशास्त्री शिशु उद्योग के स्तर के विरुद्ध हैं, जिसमें प्रमुख है किंडलबर्गर। किंडलबर्गर के अनुसार यदि प्रशुल्क द्वारा विदेशी प्रतियोगिता को दूर रखा जाता है तो घरेलू उद्योग में अकुशल, मोटा तथा सुस्त हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शिशु उद्योग तर्क को व्यवहारिक जीवन में अपनाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा तर्क है उद्योगों में विविधता का तर्क, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट। यह तर्क जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनका मत था कि देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों और व्यवसायों को विकसित किया जाए। यदि स्वतंत्र व्यापार में विशिष्टीकरण का सहारा लिया जाता है तो इससे न केवल विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है बल्कि अर्थव्यवस्था भी असंतुलित हो जाती है। अतः संरक्षण के समर्थक उद्योगों में विविधता के आधार पर संरक्षण का समर्थन करते हैं। इस तर्क के समर्थकों का कहना है कि देश में विविध प्रकार के उद्योग होने चाहिए ताकि देश का संतुलित विकास हो सके। यदि कोई देश किसी विशेष उद्योग में विशिष्टीकरण प्राप्त करके अन्य उद्योगों की वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर हो जाता है तो इसके गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक परिणाम होते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो विदेशी व्यापार पर निर्भर रहने वाले देश सरलता से मंदी के शिकार हो जाते हैं तथा राजनीतिक रूप से देखा जाए तो युद्ध के समय विदेशों से आयात करना असंभव हो जाता है। परंतु जो अर्थशास्त्री स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करते हैं वे इस तर्क से भी कुछ बिंदुओं के आधार पर असहमति व्यक्त करते हैं, जिन्हें हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक तो उद्योगों में विविधता का तर्क तुलनात्मक लागत व विशिष्टीकरण के लाभों की अवहेलना करता है। जो तुलनात्मक लागत के कारण विदेशी व्यापार किया जाता है और विशिष्टीकरण किया जाता है, उनसे जो लाभ प्राप्त होते हैं उनकी अवहेलना की गई है इसमें। और सब देश अनेक प्रकार के उद्योग लगा भी नहीं सकते हैं। तीसरा, आज के पारस्परिक निर्भरता के बढ़ते हुए युग में कोई भी देश पूर्ण स्वतंत्र होकर रहने की कल्पना नहीं कर सकता है। और चौथा, संरक्षण का यह अर्थ कदापि नहीं है कि पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को तिलांजलि दे दी जाए। अतः विविधता का तर्क अपने आप में कमजोर है। तीसरा है रोजगार वृद्धि का तर्क, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट। इस तर्क के समर्थकों का कहना है कि प्रशुल्क के फलस्वरूप देश में विदेशी वस्तुओं का आना रुक जाएगा, जिससे देश में ही उत्पादन और रोजगार की वृद्धि होगी। लॉर्ड जेएम केन्स का यह तर्क 1930 की विश्वव्यापी मंदी के समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, जब सारे विश्व में चक्रीय बेरोजगारी फैल रही थी। वास्तव में प्रत्येक आयात को घरेलू उत्पादन का प्रतिस्थापन माना जाता है। आयातों पर प्रतिबंध लग जाने से लोगों की आय की बचत हो जाती है, जिससे घरेलू उत्पादन पर व्यय किया जाता है, उसे निवेश कर दिया जाता है। अतः संरक्षित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और उसका गुणक प्रभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आय और रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है।
इस तर्क के समर्थक इसे दो रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहला, यदि सस्ती वस्तुओं के आयात से देश में उत्पादन घटता है और बेरोजगारी फैलती है तो प्रशुल्क लगाकर इस बेरोजगारी को रोका जा सकता है। दूसरा, यदि प्रशुल्क के फलस्वरूप नए उद्योगों की स्थापना या विद्यमान उद्योगों का विस्तार होता है तो देश में अतिरिक्त रोजगार दिया जा सकता है। पर जैसा हमेशा इनमें आपस में डिबेट चलती रहती है, स्वतंत्र व्यापार के समर्थकों में और संरक्षणवादियों में, तो यहाँ भी स्वतंत्र व्यापार के समर्थकों ने इस तर्क की भी, रोजगार वृद्धि के तर्क की भी आलोचना की है। उनका कहना है कि निर्यात ही आयात का भुगतान करते हैं। प्रशुल्क लगाकर यदि आयातों में कटौती की जाती है तो निर्यातों में भी कटौती होगी। अतः आयात प्रतिस्थापन उद्योगों में जितनी रोजगार वृद्धि होगी उतनी ही कमी निर्यात उद्योगों में भी हो जाएगी। परंतु यह तर्क हम पूरी तरह से सही नहीं कह सकते, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि आयातों में कमी होने से निर्यातों में भी उतनी ही कमी हो जाए, और ये हम विश्व में देखते भी हैं, वास्तविकता में भी ये पाया जाता है। अगला है आय का तर्क, रेवेन्यू आर्ग्यूमेंट। राजस्व के आधार पर संरक्षण के लिए प्रशुल्क को आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि आयात करों का भुगतान विदेशियों द्वारा किया जाता है। परंतु प्रशुल्क से आय प्राप्त करने की भी एक सीमा है। जिस प्रशुल्क का उद्देश्य पूर्ण रूप से आयातों को नियंत्रित करना है, उससे बिल्कुल आय प्राप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जिस प्रशुल्क से दीर्घकाल में आय प्राप्त होगी, उसकी दर कम होगी। तो इस तरह से ये आलोचना का भी शिकार है। परंतु आय तर्क के जो समर्थक हैं वो प्रशुल्क को आय का एक श्रेष्ठ स्रोत मानते हैं। पहला तो इस कारण से कि इससे एक ओर तो सरकार को आय प्राप्त होती है और दूसरी ओर संरक्षण का उद्देश्य भी सफल हो जाता है। परंतु जैसा हमने देखा, व्यवहार में जो है इसमें विरोधाभास है, क्योंकि हमने जैसा ऊपर देखा, जिस प्रशुल्क से अधिक आय प्राप्त होगी उससे संरक्षण नहीं होगा, और जिससे संरक्षण होगा उससे आय प्राप्त नहीं होगी। दूसरा है, प्रशुल्क का भार आंशिक अथवा पूर्ण रूप से विदेशियों पर पड़ता है, परंतु ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका निर्धारण विदेशी निर्यातकों की पूर्ति की लोच एवं आयात करने वालों की मांग की लोच द्वारा होता है। मांग की लोच और पूर्ति की लोच का आप अध्ययन सेकेंड ईयर में कर चुके हैं कि कीमत से कितनी मात्रा प्रभावित होती है, वह लोच द्वारा निर्धारित होती है। तो इस तरह से जो मात्रा है आयात और निर्यात की, वह लोच के ऊपर निर्भर करेगी। अगला है अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण का तर्क। इसमें प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जेवंस, पैटन और कैरे। इन्होंने इस मत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि देश के संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण की नीति आवश्यक है, और यह तर्क उन देशों पर विशेष रूप से लागू होता है जो खनिज एवं कच्चे माल का निर्यात करते हैं। उत्पादित वस्तुएं नहीं निर्यातित करते, बल्कि कच्चे माल का और खनिज का सीधा सीधा निर्यात कर देते हैं। इस तर्क के समर्थक ये जो अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि यदि एक देश अपने संपूर्ण संसाधनों का निर्यात कर देता है जिसका पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता, तो वह न केवल निर्माण उद्योगों के लाभों से वंचित हो जाता है, बल्कि इन संसाधनों के समाप्त होने पर उसके आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हो सकता है बाद में वह इनसे वस्तुएं निर्मित करता जब विकसित हो जाती अर्थव्यवस्था, परंतु वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगला है आधारभूत उद्योग तर्क, की इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक ढांचे का मजबूत होना आवश्यक है। देश में आधारभूत उद्योगों जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि की स्थापना कर उन्हें विकसित करके
औद्योगिक ढांचे को स्थायी एवं ठोस बनाया जा सकता है। अतः संरक्षण के माध्यम से इन उद्योगों को विकसित कर तीव्र गति से औद्योगिकरण किया जा सकता है। अगला आर्ग्यूमेंट है राशिपतन विरोधी तर्क या एंटी डंपिंग आर्ग्यूमेंट। ये क्या होता है? किसी देश द्वारा दूसरे देश के बाजार पर आधिपत्य जमाने के उद्देश्य से अपने देश में वस्तुओं की कीमतों की तुलना में अत्यंत ही सस्ती कीमतों पर दूसरे देश में कुछ समय तक वस्तुओं को बेचना और जब उस देश में उन वस्तुओं का उत्पादन समाप्त हो जाए तो फिर उन्हीं वस्तुओं को उसी देश में ऊंची कीमतों पर बेचना, ये राशिपतन कहलाता है। राशिपातन या डंपिंग। संरक्षण के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। संरक्षण के माध्यम से विदेशों से आने वाले माल पर प्रतिबंध लगाकर राशिपातन को रोका जा सकता है। अगला है भुगतान शेष का तर्क, बैलेंस ऑफ पेमेंट आर्ग्यूमेंट। विशेषकर अल्प विकसित देशों के लिए संरक्षण का यह एक महत्वपूर्ण तर्क है। प्रशुल्क अनावश्यक वस्तुओं का आयात रोकने में सहायक होता है तथा भुगतान शेष घाटे को कम करने का प्रयत्न करता है। प्रशुल्क लगाकर आयातों को सीमित करके विदेशी मुद्रा में बचत की जा सकती है, जिसका निर्यात क्षेत्र और आयात प्रतिस्थापन उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो सिर्फ जो आगे उत्पादन में काम आएंगे ऐसे ही वस्तुओं का आयात किया जाता है। वास्तव में अपने भुगतान शेष घाटे को कम करने के लिए विकसित और विकासशील दोनों देशों ने प्रशुल्क को एक प्रभावी औजार के रूप में प्रयोग किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क है और विकास के लिए यह आवश्यक है। इसके बाद में रिचर्ड शूलर का तर्क, रिचर्ड शूलर्स आर्ग्यूमेंट। रिचर्ड शूलर के अनुसार प्रशुल्क के राष्ट्रीय आय पर दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। एक ओर तो यह कीमतों में वृद्धि करके उपभोग को कम कर देता है और दूसरी ओर देश के बेकार पड़े साधनों को प्रयुक्त कर उत्पादन वृद्धि में सहायक होता है। शूलर ने प्रशुल्क के धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों पक्षों को प्रस्तुत किया। धनात्मक पक्ष के संबंध में शूलर का मत है कि एक देश में उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं होते और प्रशुल्क लगाने से उनके प्रयोग में जो वृद्धि होती है उतनी ही मात्रा में देश में उत्पादन बढ़ जाता है। ऋणात्मक पक्ष यह है कि प्रशुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को कितनी क्षति होती है, जिसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि अब उपभोक्ता को उसी वस्तु पर कितनी अधिक मात्रा व्यय करनी पड़ती है एवं उपभोग की मात्रा भी घट जाती है। शूलर का कहना है कि धनात्मक पक्ष ऋणात्मक पक्ष की क्षतिपूर्ति से भी अधिक रहता है। इस प्रकार उन्होंने प्रशुल्क लगाकर संरक्षण का समर्थन किया है। अगला है व्यापार शर्तों का तर्क। आर्थिक तर्कों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो तर्क है वो है व्यापार शर्तों का तर्क। किसी देश के भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने के लिए व्यापार की शर्तों का तर्क प्रस्तुत किया जाता है। संरक्षण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि आयात पर प्रशुल्क लगाने से देश की आयात से निर्यात की विनिमय दर बेहतर हो जाती है। इसका अभिप्राय है कि प्रशुल्क लगाने से व्यापार की शर्तें बेहतर हो जाती हैं, परंतु कोई भी देश आयात पर शुल्क लगाकर अपनी व्यापार शर्तें किस सीमा तक बेहतर बना सकता है, यह देश तथा विदेश में सापेक्षिक मांग एवं पूर्ति की लोच पर निर्भर करेगा। अब प्रशुल्क लगाने वाले देश पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। प्रथम, प्रशुल्क लगाने वाले देश की व्यापार शर्तें तो बेहतर हो जाती हैं, परंतु व्यापार की मात्रा कम हो जाती है। द्वितीय, इससे दूसरे देश में प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है। तो यह तरीका जो है वो बहुत ही
सोच समझ के काम में लेने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देखते हैं गैर आर्थिक तर्क या नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से दिए गए हैं संरक्षण के पक्ष में। पहला है सुरक्षा का तर्क, डिफेंस आर्ग्यूमेंट। सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों के संरक्षण का समर्थन किया जाता है। इस तर्क के अनुसार यदि सैन्य शक्ति उद्योग को बिना संरक्षण के जीवित नहीं रखा जा सकता तो उसे पूर्ण संरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी देश को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे इससे आर्थिक क्षति ही हो। इस संबंध में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ का कथन है, समृद्धि से सुरक्षा अधिक अच्छी है। जब तक देश की सुरक्षा पंक्ति मजबूत नहीं होगी, देश उन्नति नहीं कर सकता। यदि कोई देश सुरक्षा सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर हो जाता है और यदि संकट काल में उसे सहायता नहीं मिलती है तो उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। अतः उन उद्योगों को तो संरक्षण दिया ही जाना चाहिए जिन पर देश की सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा पूर्ण रूप से निर्भर है, क्योंकि वे सैनिक ही हैं जो आम जनता का संरक्षण करते हैं, स्वतंत्रता का संरक्षण करते हैं, और स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख होती है। देशभक्ति का तर्क, राष्ट्रीय भावना या स्वदेशी भावना के आधार पर भी संरक्षण का समर्थन किया जाता है। प्रत्येक देश को अपने देश में बनी वस्तुओं का ही उपभोग करना चाहिए एवं इस दृष्टि से संरक्षण की नीति अपनाई जानी चाहिए। देशभक्ति का आशय यह है कि अन्य देशों की तुलना में अपने ही देश के हितों को प्राथमिकता देना और इस दृष्टि से देश के समग्र विकास के लिए संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए। आजकल आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अभियान के अंतर्गत नारा है वोकल फॉर लोकल। वो इसी प्रकार से है, बाय इंडियन, एक्सपोर्ट इंडियन, ये सब चीज़ें अपनाई जा रही हैं। इसका कारण क्या है? घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, और ये भी एक संरक्षण की ही विधि है। और इसके अंतर्गत ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम क्वालिटी भी इम्प्रूव करें, और असली में जब हमारा अच्छा है माल तो उसकी बढ़ाई अवश्य करें, उसकी सराहना करें और उसको अधिक से अधिक लोगों तक उसके बारे में जानकारी प्रचारित करें। अगला है आत्मनिर्भरता का तर्क, सेल्फ सफिशिएंसी आर्ग्यूमेंट। संरक्षण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी देश को आवश्यक वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भरता संकट काल में काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि आत्मनिर्भरता से अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है। जैसे अभी कोविड की जो सिचुएशन रही है उसके अंतर्गत भी हमने टीके अपने बनाने में पूरा जोर लगा दिया, और आज हम अमेरिका से भी आगे हैं टीकाकरण के अंदर। जो आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम बहुत तेज़ी से टीकाकरण में प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और इस तरह से कोविड महामारी के ऊपर जीत हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर सत्य है कि कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है, परंतु आवश्यक वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता है। अगला है विशिष्ट वर्गों अथवा व्यवसाय तथा उनकी सुरक्षा का तर्क, प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन क्लासेस और ऑक्यूपेशंस। कुछ देशों में जनसंख्या के कुछ वर्गों या व्यवसायों की सुरक्षा के लिए भी संरक्षण का समर्थन किया जाता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र या कृषकों
की सुरक्षा के लिए यदि विदेशों से सस्ते अनाज का आयात होने से कृषक समुदाय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो कृषि करों को लागू कर कृषि को संरक्षण दिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा से सस्ते खाद्यान्नों के आयात के कारण जब यूरोपीय देशों के कृषक वर्ग को हानि हुई तो इन देशों में कृषि पदार्थों के आयातों को रोकने के लिए प्रशुल्कों का उपयोग किया गया। अगला है बदले की भावना का तर्क, रिटेलिएशन आर्ग्यूमेंट। कुछ विचारकों का मत है कि यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यापार की नीति अच्छी हो सकती है, परंतु यदि कोई देश चारों ओर से ऐसे देशों से घिरा हुआ हो जिन्होंने प्रशुल्क की दीवारें खड़ी कर रखी हैं, उसका व्यापार ऐसे देशों से है जिन्होंने सबने बड़े बड़े प्रशुल्क लगा रखे हैं, तो वह देश स्वतंत्र व्यापार की उदार नीति नहीं अपना सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में स्वतंत्र व्यापार वाला देश नुकसान में रहेगा तथा एक पक्षीय स्वतंत्र व्यापार हानिकारक होता है। अतः उस देश को प्रतिकारात्मक प्रशुल्क लगाना होगा। ये सभी थे गैर आर्थिक तर्क। और अंत में हम देखते हैं मिथ्या तर्क या फैलेशियस आर्ग्यूमेंट्स। इसमें पहला है सस्ते श्रम का तर्क, चीप लेबर आर्ग्यूमेंट, और दूसरा लागतों की समानता का तर्क, इक्वलाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले हम देखते हैं सस्ते श्रम का तर्क। संरक्षण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि सापेक्षिक रूप से ऊंचे घरेलू मजदूरी के स्तर को विदेशी सस्ते श्रम से संरक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे यदि अमेरिका में मजदूरी की दर ऊंची है तो अमेरिका में ऐसे देशों से वस्तुओं का आयात नहीं करना चाहिए जहाँ श्रम सस्ता है, क्योंकि इससे अमेरिका के मजदूरी स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परंतु यह तर्क व्यवहार में बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊंची मजदूरी वाला देश कम मजदूरी वाले देश से प्रतियोगिता कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वह प्रतियोगिता ही नहीं कर सकता है। लागतों में समानता का तर्क, यह तर्क इस आधार पर प्रशुल्क का समर्थन करता है कि यदि देश और विदेश में उत्पादन लागत समान हो सके तो प्रशुल्क की दर इतनी ऊंची होनी चाहिए कि देश की लागत और सापेक्षिक रूप से विदेशी उत्पादकों की न्यून लागत दोनों में समानता हो जाए। परंतु यह भी एक मिथ्या तर्क है, क्योंकि एक देश में लागतों में भिन्नता पाई जाती है, अतः विदेशी लागत एवं घरेलू लागतों में समानता स्थापित करना कैसे संभव हो सकता है? यह संभव नहीं होता है। इसके बाद है घरेलू बाजार के संरक्षण का तर्क, प्रोटेक्शन ऑफ होम मार्केट आर्ग्यूमेंट। इस तर्क का क्या आधार है? इस तर्क का आधार यह है कि यदि एक देश के निर्माण उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है तो इससे औद्योगिक श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और घरेलू बाजार विस्तृत होगा। परंतु यह तर्क व्यापार की पारस्परिक निर्भरता की अवहेलना करता है। यदि प्रशुल्क लगाकर एक देश अपने आयातों को कम करता है तो उसके निर्यात भी कम हो जाते हैं। प्रशुल्क किसी नए बाजार का सृजन नहीं करता, बल्कि विदेशी बाजार को घरेलू बाजार में प्रतिस्थापित कर देता है। अगला है खतरे के बिंदु का तर्क, पैरल पॉइंट आर्ग्यूमेंट। संरक्षण के पक्ष में दिए गए इस तर्क का आधार यह है कि बड़ी मात्रा में आयात कर लगाए जाने चाहिए यदि देश के उद्योग संकट में न फंस जाएं। यदि कम मात्रा में आयात कर लगाए गए तो आयातों की मात्रा बढ़ेगी, जिससे देश के विशिष्ट उद्योगों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सौदेबाजी का तर्क अंतिम तर्क के रूप में हम देख सकते हैं बार्गेनिंग आर्ग्यूमेंट। यह तर्क दिया जाता है कि यदि देश के पास आयात कर का आधार है तो इसका प्रयोग अन्य देशों से सौदेबाजी अर्थात प्रशुल्क रियायत देने के लिए किया जा सकता है, और यदि देश में आयात कर नहीं है तो वह अन्य देशों को प्रशुल्क रियायत के बदले
कुछ नहीं दे सकता। एक बार लगाओ प्रशुल्क और फिर किसी को रिलैक्सेशन दे दो। ये है सौदेबाजी का तर्क। तो इस प्रकार से कुछ मिथ्या तर्क भी हैं जो सही प्रतीत भी हो सकते हैं परंतु मिथ्या प्रतीत भी हो सकते हैं। इस तरह हमने देखे कि संरक्षण के पक्ष में विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। इसी के साथ हम इस ई लेक्चर को यहीं विराम लगाते हैं और अगले ई लेक्चर भाग 3 में हम देखेंगे संरक्षण के विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। धन्यवाद।